पिताजी, जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी थे, उस वक्त सिद्धांत के पिता शास्त्री जी मंत्री थे। उन्होंने आप पे आरोप लगाया था कि आप एक ईमानदार ऑफिसर नहीं, आप करप्ट हैं, आप रिश्वत लेते हैं। वो आपको नौकरी से निकाल देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही बदनामी के डर से आपने मैं आपकी मौत के साथ साथ अपनी बेइज्जती का भी बदला लूंगा। मैं नफरत के मोहरों से दुश्मनी का शतरंज उसी की बिसात पे खेलूंगा और ऐसी मात दूंगा कि मौत भी रो पड़ेगी पिताजी। नमस्ते स्वामी जी, आप तो सब जानते हैं, अब बताइए मैं क्या करूं? जब पूजा से बात नहीं बनती तो यज्ञ किया जाता है, और याद रखो यज्ञ की अग्नि में बहुत कुछ भस्म कर देना पड़ता है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन आगे भी तो बताइए कि मैं क्या करूं? आदमी के पास जिस प्रकार का अस्त्र शस्त्र हो उसी प्रकार का युद्ध लड़ना चाहिए, तभी उसको सफलता मिलती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धांत। जिनकी आत्मा पर बोझ होता है, कभी कभी उनकी जबान साथ नहीं देती। शायद इसीलिए तुम अपना बयान लिख कर लाए हो। यह मेरा बयान नहीं, रेजिग्नेशन लेटर है, त्याग पत्र। अब मैं इस वर्दी के पिंजरे से आजाद हो चुका हूं। ना तुम मेरे सीनियर और ना मैं तुम्हारा जूनियर। अब मुझसे सवाल करने के लिए तुम्हें अदालत के दरवाजे खटखटाने होंगे। जब तक मैं तुमसे तुम्हारे सारे गुनाह ना कबूल करवा लूं, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा रेजिग्नेशन लेटर कमिश्नर साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये तो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी है, और वैसे भी लोग तुम्हें कानून की ज़ेरॉक्स कॉपी ही समझते हैं, इसलिए तुम ज़ेरॉक्स कॉपी के ही लायक हो। कमिश्नर साहब को पता है कि इस वक्त मैं तुमसे मिलने आया हूं। हद से बाहर मत निकलो, वरना कानून के शिकंजे में फंस जाओगे। तुम मेरी जिंदगी में फुल स्टॉप तो क्या, कॉमा भी नहीं लगा सके, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में फुल स्टॉप जरूर लगाऊंगा। सर जी वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लोग अच्छे से रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती, तेरे को कोई और मिलता नहीं क्या? ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए। ये लो, जाओ। सर, बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ। वो बहुत बड़े लोग हैं। कमल रॉय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिस है, 400 ट्रक हैं, 1200 करोड़ के मालिक, बहुत नाम वाले लोग हैं। ईमानदार हैं।
ईमानदार? वो तो मैंने पूछा नहीं, वो आप आए तो पूछ लेना। मगर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप हैं, आप लड़की के बाप हैं, और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप उसको इतना लंबा भाषण पिला देंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं। मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ। फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं? अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा, फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पटा खामा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी, सेठ जी आइए आइए। नमस्ते जी। नहीं मैं नहीं, मैं तो पिए हूँ। उधर हो आप, कहाँ थे इतनी देर से? आइए सर, ये लीजिए। नमस्कार। ये लड़के के बाप है, ये लड़की की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता है। नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे? लड़का मैं हूँ। अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं जी, ये मेरी माताजी हैं, नमस्ते। और ये हमारे मैनेजर साहब हैं। पर तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो। मैंने? अच्छा आप लोग बैठिए ना। हाँ, मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ, सब फ्लॉप तो होने वाला है। आपने क्या करने का? अच्छा, क्या काम करते हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, और डैडी के सारे बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, हम दोनों पति पत्नी 6 महीने तो तीरथ पर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा आप लोग दहेज में क्या लेंगे? हमें बहू के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए। जी हमारे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि हमारा रिश्ता आपके यहाँ तय हो जाए। कन्हैयालाल, ओ कन्हैयालाल। हाँ क्या हुआ? फ्लॉप हो गया ना? अरे फ्लॉप नहीं हुआ, मामला तय हो गया। हाँ, मिठाई तो खिलाओ सबको। शादी पक्की हो गई? अरे मुबारक हो। लो सर को मिठाई खिलाओ। जल्दी खोलो यार। ये लीजिए। ये तो खाली है। तो तुम क्या खाली डब्बा लेकर आए थे शादी करने के लिए? नहीं अंकल, वहां से तो भरा हुआ लिए थे हम लोगों ने। भरा हुआ तो मतलब तो क्या मैंने खा लिया? नहीं मेरा। अरे वाह, देखो सर, ये ईमानदारी का जमाना है। मैं आपके बेटे का यहाँ रिश्ता पक्का करने आया तो बोलता है मैं मिठाई खा गया, कल बोलेगा मैं जहेज खा गया, फिर बोले मैं सुबह सेट खा गया। वाह वाह वाह, शराफत की दुनिया ही नहीं है। कुछ मीठा मीठा तो लग रहा है यार। मैंने खाया था क्या? खामखा बेचारे को डांट दिया। ऐसा नींद में क्यों जाता मालूम नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहन की शादी तय हो गई है। शादी में मुझे बुलाओगे ना? वो शादी ही क्या, तेरी दावत नहीं जिसमें, और वो आंख ही क्या, तेरी सूरत नहीं जिसमें। बाबूजान, वो लड़की जो उस दिन हमारे चुंगल से बचकर भाग गई थी, पूजा, वो मेरे भैया के कब्जे में है, और वो उससे प्यार भी करने लगे हैं। फिर वो मुझे जरूर पहचान लेगी, और मैं उससे बच नहीं पाऊंगा, और भैया तो मुझे जान से मार डालेंगे। तुम कुछ करो बाबूजान, तुम उसे जान से मार डालो, उसे मार डालो बाबूजान, वरना मैं मर जाऊंगा। बाबूजान। जेनी, ये बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम उसे मरवा दो, वरना भैया मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाबूजान, याद रख, रावण की मौत नहीं होती अगर उसका छोटा भाई नहीं होता। पूजा कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ, भैया ने उसे कहाँ रखा है। हेलो सर, मैं हवलदार रमन्ना बोल रहा हूँ। कुछ गुंडों ने उस घर पर हमला कर दिया है जहाँ आपने पूजा जी को रखा है। आप जल्दी आ जाइए।
इंस्पेक्टर सिद्धांत, ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन सर पर गहरा जख्म लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इंस्पेक्टर सिद्धांत, आपका डिपार्टमेंट मुजरिमों के खिलाफ गवाह तो तैयार कर लेता है, लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर पाता। मैंने उसके लिए 2 कार्ड दिए थे डॉक्टर। वो गुंडों को नहीं रोक पाए तो गलती उनकी थी या आपके डिपार्टमेंट की? और फिर सजा किसको मिली? किसको मिली सजा? चूंकि पूजा स्टेज की आर्टिस्ट थी, इसलिए पहले से मैं उसको जानता था। माँ बाप तो है नहीं, पहले से उसकी जिंदगी वीरान थी, अब तो उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। कुछ लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और दुश्मन तो उसे मार ही डालेगा। फिर आगे उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? किसी के भी जिम्मेदार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वो बर्बाद ही नहीं होगी। मैं उससे शादी करूंगा आज ही। छोड़ दो मुझे। नहीं, कितने भोले भाले लगते हैं। एक थोड़ी, पहले 6 आना चाहिए। एक। अरे सुनो, हाँ? कोई बकरा आ रहा है, जा तू। जा। मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम? आप नहीं चुराई होगी। क्या मतलब? मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ। क्या? ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर नहीं, हाँ लेना यार। घड़ी दीजिए ना। लेना जा। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं? तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो। मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में और मुझ में है, तुझ में और तुझ में है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है? सर, हाँ? मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी की नहीं, हाँ? मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? हाँ, 100 लिखाई के, 5 सफाई के। सफाई के? अरे कुछ लिखा ही नहीं तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा, तब जाकर उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया, अभी सीट दिलाता हूँ। सर, 5 लाख रुपए तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो, मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं। उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े, लत्ते, बर्तन सारे बेच दिए जाएं। उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर, 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला, अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। हा? होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू थू थू, हट! इससे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन? मैं निकल तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो, हवलदार, पुलिस वाले, गिरफ्तार कर लो। बताओ, 5 रुपए रिश्वत देता। अरे सिद्धांत कहाँ है? यहाँ बाबूजी। आओ बेटे आओ। बैठो। सिद्धांत, मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों के लिए बहू को लेकर तुम किसी अच्छी जगह पे चले जाओ। ये हुई ना कोई बात, और ये शुभ कार्य आज ही कर डालिए। क्यों भैया? कुछ बोलते ही नहीं है। कैसे बोलेगा? ये तेरी तरह बेवकूफ नहीं है। ये जानता है कि इलेक्शन के हंगामे शुरू हो गए हैं। बाबूजी इलेक्शन में खड़े हैं, कितना काम है यहाँ पर। क्या नंदू, बराबर है ना? इतना काम है तो छोड़ दीजिए बाबूजी, इन्हें काम करने दीजिए। अरे मेरे इलेक्शन की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? मैं देख लूंगा। और वैसे में तुम सरकारी अफसर हो, तुमसे 1 वोट से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। बहू एक से एक कई सदमों से गुजरी है, जरा बाहर जाएगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा।
और तुम ये क्यों नहीं सोचते? नई नई दुल्हन के कुछ अरमान भी तो होते हैं। हाँ, और उन्हें पूरा करना ये भी तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ। ठीक है। शास्त्री जी को लालटेन को शास्त्री जी को आदर्श वर्धन को आदर्श वर्धन जिंदाबाद। आदर्श वर्धन को आदर्श वर्धन जिंदाबाद। शास्त्री जी को लालटेन को आदर्श वर्धन को मारो। मंत्री जी आगे चलिए। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। एक हार तो दो ना। अच्छा थोड़ा फूल तो दो। अरे क्या कंजूस लोग हैं, मेरी चमचागिरी तो रहेगी। मैं मंत्री जी के हार कहाँ से लेके जाऊंगा? अरे मेरा हार कहाँ गया? आपके पास मेरा हार कैसे आया? उड़ के मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तो अब मैं क्या मंत्री जी को पहनाऊंगी? तुम्हारे पास इतनी अच्छी बाहें हैं, बाहों का हार पहनाओगे तो मंत्री जी खुश हो जाएंगे। मैं इस वो हार पहना के आ जाता हूँ। अरे 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 श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन। आप जिस आदमी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं ये तो निहायत ही बदतमीज आदमी है। मोहतरमा, आज के जमाने में जो बदतमीज बदमाश होता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करता है। क्यों सर? तुम तो शास्त्री जी के प्यादे हो। हूं नहीं था। वो भूकंप आने से पहले जानवर कैसे गांव छोड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह शास्त्री जी के इलेक्शन आने से पहले ही मैं उनकी नौकरी छोड़ के भाग गया। अभी आपकी शरण में आ गया हूँ। सर इसकी कोई मदद मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है। सर जो ईमानदारों से गद्दारी करेगा वो गद्दारों से ईमानदारी करेगा, ये बहुत बड़े झूठे ने कहा है। आदमी दिलचस्प भी हो और चालाक भी। आज से तुम हमारे प्यादे हो। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीत गया, मैं मंत्री बन गया। आपने मुझसे कहा था कि यज्ञ में कुछ भस्म करो, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी वर्दी भस्म कर दी। फिर आपने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हो उसका इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने बाबूजान और रोजी के गुंडों का इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत लिया। और ये मंत्री जी की तरफ से आपके हुजूर में 38 लाख का नजराना। लेकिन मैंने तो 40 दिए थे। 2 लाख का बैग भी लिया ना? 2 लाख आ गया ये? क्या? नहीं, बैग लिया 2 लाख का। अरे सिद्धांत आ गए। बहू कैसी है? वो अच्छी है। हा?
आप सुनाइए, इलेक्शन में ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है सिद्धांत। इस इलाके के इलेक्शन में खड़े होने के लिए या तो आदमी को गुंडा बनना पड़ेगा या तो सिर्फ गुंडे ही इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। नारायण नारायण नारायण, आपने बिल्कुल सच कहा। इन्होंने भी इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी की, बम मारे, बूथ कैप्चरिंग की, पता नहीं क्या क्या कर डाला इन्होंने। आप ये मत समझना कि मैं आपके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया हूं। आप मेरे पुराने मालिक हैं और आप ही की कुर्सी मुझे मिली है। मैं तो यहां पर सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं देना? कोई बात नहीं, वो क्या कि मैं जरा जल्दी में हूं, मीटिंग का वक्त हो गया है। आइए। आप चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। क्या मेरे पुराने मालिक है ना, मैं भी जरा आशीर्वाद लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाना। बस अभी है। मालिक, मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। ये जो मेरा नया मालिक है ना, ये जितना कमीना है, जितना 420 है, जितना बेईमान है, जितना खबीर। लोग कहते हैं इस देश में सोने की चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के पर किस किस ने नोचे और उसे मार डाला, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं, वो सब के सब तुम्हारी तरह स्वार्थी और नीच हो। मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे लिए श्राप रहेगा। चोला और कुर्सी बदल जाने से आदमी की जन्म कुंडली नहीं बदलती। और एक बात याद रख लो कि चोले और कुर्सी के साथ साथ अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला तो जो खेल मैंने तुम्हारे साथ बंद कमरे में खेला था वो मुझे सरेआम खेलना पड़ेगा। वो खेल तुम बंद कमरे में इसलिए खेल सके इंस्पेक्टर क्योंकि तुम्हारे सर पर तुम्हारे बाप का साया था और उस वक्त तुम्हारा बाप होम मिनिस्टर था। लेकिन अब मिस्टर आदर्शवर्धन, सिपाही को किसी साए की जरूरत नहीं होती। वो चलचलाती धूप में भी अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। बहुत गुर्रा रहा है, लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। अभी अभी अंदर तुमने मेरे बाबूजी के पांव छुए, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम यहां से सही सलामत मिस्टर सिद्धांत, आजकल हर मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। एक नए मंत्री जी ने अपने बॉडीगार्ड के लिए तुम्हारा नाम दिया, जिसे हमें मानना ही पड़ा। कल से तुम उनके बॉडीगार्ड रहोगे। वो मंत्री हैं श्री आदर्श वर्धन। लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। सर, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक रात और देता हूं ताकि तुम अपने फैसले पर गौर कर सको। सिद्धांत, मैं जानता हूं तुम आदर्श वर्धन को पसंद नहीं करते, तुम्हें उससे नफरत भी है, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते इन सब बातों से ऊपर उठकर तुम्हें सोचना होगा। देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है। देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है। पूजा, मैंने एक फैसला कर लिया है। आप सो रहे थे या? कि उस कश्ती में बैठ जाया जाए।
इसी जगह हमारे बीच एक रिश्ता टूटा था। इसी जगह एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, यह सोच के मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसी ने जिस जूते का इस्तेमाल किया हो और उसी जूते को किसी दिन सलाम करना पड़े, जरा सोचो कितनी तकलीफ होती होगी। जूते तो हमेशा ही तकलीफ देते हैं। नए नए हो तो काटते हैं, पुराने हो तो फट जाते हैं। अभी भी बहुत दम कम है तुम में, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। फर्ज की गंगा मेरी गंदी आदतों के गटर में डूब जाएगी। जिसे तुम नफरत करते थे, उसी गटर की पहरेदारी करोगे तुम। वर्दी के पिंजरे में कैद हो तुम। इससे ज्यादा कर भी कह सकते हो। कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो हालात के पिंजरे में कैद तो होते हैं मगर मजबूर नहीं होते। उनके बाजुओं में इतनी ताकत होती है कि वो पिंजरा समेत उड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ को मुजरा करने वाली तवाइफ का पांव बना दिया है। पूछो कैसे? तुम्हारे हाथ मुझे सलाम करने के लिए ऊपर उठेंगे। आइए साहब बैठिए, साफ करने के लिए नीचे गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तवाइफ के पांव उसके खरीदार की मर्जी से उठते और गिरते हैं। लेकिन तवाइफ के पांव कभी उड़ान नहीं भरते। इसलिए तुम जैसे खुददार आदमी के लिए ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। रिजाइन। Why should I resign? मैं कोई बुज़दिल गुनहगार नहीं जो अपना गुनाह छुपाने के लिए इस्तीफा दे दूं। जहर पीना पड़े तो पीऊंगा, ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी है सो करूंगा। आइए सर। तुम यहीं ऐसे मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तू तो आ। गुड नाइट। इंस्पेक्टर सिद्धांत, इधर आओ। इन प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए तौलिए लेकर आओ, जल्दी। बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने इनके कपड़े उतारे नहीं, इनकी इज्जत ढकने के लिए इन्हें कपड़े दिए। नमस्ते। शहीद कपिलेश्वर अमर रहे। अमर रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शहीद कपिलेश्वर को तब से जानता हूं जब वो सिर्फ कपाली था। बहुत बड़ा त्यागी था, दिलेर था, वो एक मसीहा था। लेकिन अफसोस, उनका अंजाम भी वही हुआ जो बहुत सारे देश प्रेमियों का हुआ है। पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई। हमारे यहां की पुलिस दिन ब दिन नकम्मी
और बेईमान होती जा रही है। इसलिए मैं पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आया हूं, ताकि वर्दी पहनकर जो लोग हमारी गरीब जनता पर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश कर सकूं, उन्हें सजा दिलवा सकूं, उनकी धज्जियां उड़ा सकूं। आदर्श प्रधान जिंदाबाद, आदर्श प्रधान जिंदाबाद। मेरे इंतकाम की कहानी का पहला अध्याय पूरा हो गया पिताजी। लेकिन पिताजी, अंजाम ये नहीं है। अंजाम ये है कि जिस तरह गांव वाले फसल काटते हैं, उसी तरह से मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत के खानदान और नस्ल को काट दूंगा। इंस्पेक्टर सिद्धांत, एक मिनट, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सिद्धांत, सिद्धांत, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे ये फूल किस लिए? सोचो क्या कहा होगा। पता नहीं, बताओ ना। देखो मेरा ये दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। हाँ? सोचो क्या कहा होगा। पता नहीं, बताओ ना डॉक्टर ने क्या कहा। तुम सोच के बताओ ना। मालूम नहीं, बताओ ना। मैं जो हूं ना। हाँ? और तुम जो हो ना। हाँ?